नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। छत्तीसगढ़ में 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन को लेकर जो संशय था वो अब खत्म हो गया है। शनिवार से 18 से 45 वर्ष के बीच के लोगों को टीका लगाया जाएगा। ये वैक्सीन सबसे पहले अंत्योदय राशन कार्ड धारियों को लगाई जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने मंत्रियों के साथ बैठक में ये बड़ा फैसला लिया है। वहीं बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ये जानकारी दी कि शनिवार को 1.5 लाख वैक्सीन सुबह 11:30 बजे विमान से रायपुर पहुंचेगी। दोपहर 12:30 बजे तक वेयरहाउस से जिलों और ब्लॉक में निर्धारित वैक्सीन सेंटरों को उसे भेजा जाएगा। कल सभी विकासखंड में 800 वैक्सीन और 14 नगर निगमों में 2300 वैक्सीन भेजी जाएगी। कल जहां जहां वैक्सीन पहुंचेगी वहां टीकाकरण किया जाएगा। वहीं कलेक्टरों और संबंधित अधिकारियों को तैयारी पूरी करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। टीएस सिंहदेव ने यह बताया कि 45 से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन सेंटर अलग होगा। जैसे जैसे वैक्सीन मिलती जाएगी 18 से 45 वर्ष उम्र के लोगों को लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि आज सीरम को 25 लाख वैक्सीन का दोबारा ऑर्डर दिया गया है। इस तरह अब तक सीरम और बायोटेक को मिलाकर कुल 75 लाख वैक्सीन का ऑर्डर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा चुका है। 18 साल से ऊपर 18 से 45 आयु वर्ग के नागरिकों को भी टीकाकरण हो 1 तारीख से ही लगाना चालू कर देंगे, क्योंकि लोगों में बहुत उत्सुकता इस बाबत थी। सबसे पहले अंत्योदय वर्ग के जिनके राशन कार्ड गुलाबी राशन कार्ड कहते हैं, अंत्योदय के राशन कार्ड हैं, उनको नागरिकों को पहले लगेगा, फिर बीपीएल के नागरिकों को लगेगा और फिर एपीएल के नागरिकों को लगेगा। जैसे जैसे वैक्सीन आती जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोरोना महामारी से बचाव और नियंत्रण के संबंध में चिकित्सा विशेषज्ञों से चर्चा कर महत्वपूर्ण सुझाव लिए। सीएम ने शासकीय अस्पतालों के साथ ही निजी चिकित्सा संस्थानों से शासन को मिल रहे सहयोग की भी सराहना की है। वहीं सीएम ने विशेषज्ञ चिकित्सकों से उन्हें अपने अपने संस्थान में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर इलाज की सुविधा देने के लिए कहा है। इनमें जरूरी चिकित्सा उपकरणों को बढ़ाने, ऑक्सीजन प्लांट आदि पर भी जोर दिया। प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था पर शासन की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन उन्होंने दिया। इसके लिए उन्होंने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और अपर मुख्य सचिव गृह को शीघ्र आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने यह कहा कि विशेषज्ञ चिकित्सकों से अपने अपने संस्थान में चिकित्सा सुविधाओं में और बढ़ोतरी के लिए आग्रह हुआ। इधर मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है कि संपत्तियों की खरीदी बिक्री के लिए कलेक्टर गाइडलाइन 30 जून तक जारी रहेगी। महिलाओं को रजिस्ट्रेशन फीस में 2% की छूट मिलती रहेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की है। इससे पहले 29 मार्च को सरकार ने 1 अप्रैल से नई गाइडलाइन जारी नहीं करने का निर्णय लिया था। उस समय पिछले वित्तीय वर्ष में लागू गाइडलाइन को 1 महीने के लिए जारी रखा था, लेकिन अब इसे 2 माह के लिए आगे बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि आम नागरिकों की सुविधा को देखते हुए संपत्ति की पंजीयन दर में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। सामान्य पंजीयन की दर 3% है, जबकि महिला आवेदकों के लिए ये दर 1% रखी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि उप पंजीयक कार्यालय चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। इससे आम जनता रजिस्ट्रेशन भी करा सके और अर्थव्यवस्था पर भी प्रभावित न हो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर चर्चा की। उन्होंने प्रदेश में कोरोना के हालात और संक्रमण दर को रोकने को लेकर किए जा रहे उपायों की जानकारी दी। बातचीत के दौरान केंद्र सरकार की ओर से मध्य प्रदेश को भरोसा दिलाया गया है कि आपदा से निपटने के लिए जो भी संभव मदद होगी वो राज्य को दी जाएगी। इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, रेल मंत्री पीयूष गोयल और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी चर्चा की। पीयूष गोयल ने मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन पहुंचाने और धर्मेंद्र प्रधान ने उनके विभाग की ओर से मध्य प्रदेश में नया अस्पताल खोलने का भरोसा दिलाया। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर सरकार को 10 सुझाव दिए हैं। तो वहीं चिंता जताते हुए उन्होंने ये कहा है कि यदि ये महामारी गांव में फैल गई तब तो भगवान ही मालिक है। दिग्विजय सिंह ने सरकार की व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर ये लिखा है कि अभी तो कोरोना पीक पर आया नहीं है। सरकार ने पूरा आत्मनिर्भर बनाकर राम जी के भरोसे पर छोड़ दिया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर सरकार को सलाह भी दी है।
देश में कोरोना संक्रमण की शुरुआत से जान जोखिम में डालकर काम करने वाले पत्रकारों को टीकाकरण की प्राथमिकता सूची से बाहर रखा गया है। ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर मान रही है, जबकि पत्रकार को सरकारी व्यवस्थाओं की स्थिति दिखाने अस्पताल, पुलिस स्टेशन, कोविड सेंटर, शमशान घाट, राजनीतिक कार्यालय समेत कई ऐसी जगह पर जाना होता है जहां संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा होता है। ऐसे में हर समय पत्रकारों के संक्रमित होने की आशंका बनी रहती है। 42 साल के पत्रकार रोहित सरदाना की कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने के बाद ये बात अब एक बार फिर से उठ रही है कि आखिर सरकार पत्रकारों को क्यों फ्रंटलाइन वॉरियर नहीं मान रही और उन्हें क्यों टीकाकरण से बाहर रखा जा रहा है। पत्रकारों के लिए टीकाकरण अनिवार्य किए जाने की मांग अब तेजी से देश में उठ रही है। कोविड संक्रमण में पब्लिक फील्ड में काम करते रहे, उन्हें सरकार को पुनर्विचार करके पुनः नीति निर्धारण करना चाहिए और पत्रकारों और वकीलों को भी टीकाकरण के अभियान में प्राथमिकता के तौर पर शामिल करना चाहिए। कि हमारे पत्रकार भाई दिन रात 24 घंटे लगातार 1 साल से इस कोरोना महामारी में अपनी सेवा दे रहे हैं और इनको भी कोरोना वैक्सीन लगाने में इनकी सहयोग करें व सबसे पहले वैक्सीन की डोज इन्हें दी जाए। छत्तीसगढ़ में हमारे पत्रकार साथियों को और पुलिस कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों की तरह वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में उन्हें विशेष रूप से तत्काल वैक्सीनेशन करवाने की पात्रता दी जानी चाहिए। पत्रकारिता जगत में काम करने वाले हमारे पत्रकार साथी कहीं न कहीं कोरोना काल में अपनी जान हथेली में लेकर के काम कर रहे हैं। मेरी सरकार से मांग है कि इनको कोरोना फ्रंट लाइन वर्कर की मान्यता दी जाए और साथ ही साथ इनका बीमे की व्यवस्था की जाए। ग्राउंड जीरो में जाकर रिपोर्टिंग करके सरकार को अवगत कराना और उसके बाद सरकार उसमें जो संशोधन करती है, उससे जो सुव्यवस्था स्थापित होती है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका पत्रकारिता की होती है। उन्हें प्राथमिकता के आधार पर कोरोना वॉरियर समझकर वैक्सीनेशन में महत्व दिया जाना चाहिए। बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ के 2 जिलों को भी अब कोरोना सैंपलों की आरटी-पीसीआर जांच की सुविधा मिलेगी। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज कांकेर और महासमुंद में वायरोलॉजी लैब की ऑनलाइन शुरुआत की। इन दोनों ही नए लैबों को मिलाकर अब प्रदेश के 9 शासकीय लैबों में आरटी-पीसीआर जांच की सुविधा हो चुकी है। इससे रोजाना आरटी-पीसीआर जांच की संख्या बढ़ने के साथ लोगों को रिपोर्ट भी जल्दी मिलने लगेगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने आज कांकेर में 236 बिस्तरों के नए डेडिकेटेड कोविड अस्पताल का भी शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने यह बताया कि प्रदेश के सभी 6 शासकीय मेडिकल कॉलेज रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ और अंबिकापुर में आरटी-पीसीआर जांच हो रही है। वहीं अब 2 नए मेडिकल कॉलेज कांकेर और महासमुंद में भी वायरोलॉजी लैब की शुरुआत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा कि इसके अलावा कोरबा, कोरिया, जशपुर, जांजगीर, दुर्ग, दंतेवाड़ा और बलौदाबाजार में भी वायरोलॉजी लैब बनाने की तैयारी है। बालोद और मुंगेली में भी वायरोलॉजी लैब खोलने की अनुमति दी गई है। इन सभी सुविधाओं के तैयार हो जाने के बाद प्रदेश में आरटी-पीसीआर जांच की सुविधा वाले शासकीय केंद्रों की संख्या 18 हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज मुख्यालय के पुराना सरकारी अस्पताल परिसर में बनी वायरोलॉजी लैब का वर्चुअल शुभारंभ किया। लैब के शुभारंभ होने पर जिलेवासियों को बधाई भी दी। इस दौरान संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर, मेडिकल कॉलेज के डीन और कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी यहां मौजूद रहे। शुभारंभ के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि सीएम ने प्रदेश में महासमुंद के अलावा 5 और जिलों में लैब की स्थापना करने के निर्देश दिए हैं। इनमें जांजगीर, दंतेवाड़ा, बलौदाबाजार शामिल है। वहीं वर्चुअल शुभारंभ के बाद स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर ने वायरोलॉजी लैब का फीता काटकर शुभारंभ किया। महासमुंद मेडिकल कॉलेज के डीन ने यह बताया कि शुरुआत में प्रतिदिन लगभग 200 आरटी-पीसीआर की टेस्टिंग होगी। लंबे समय से स्टाफ की कमी से जूझ रहे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अव्यवस्था और स्टाफ की कमी की वजह से लापरवाही के मामले अब सामने आ रहे हैं। यही कारण है कि नई भर्ती हुए स्टाफ नर्सों की ड्यूटी कोविड वार्ड में लगाई जा रही है ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया करा जा सके। मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन भी ये मान रहे हैं कि नए स्टाफ नर्स नर्सिंग का कोर्स किए हुए हैं, जिससे वो बेहतर सेवाएं दे सकेंगे। दरअसल कोरोना संक्रमण शुरू होने के साथ ही यहाँ कोविड वार्ड बनाया गया और पूरे संभाग से यहाँ मरीज दाखिल होने के कारण काफी दबाव भी बढ़ा और यही कारण है कि कई बार अस्पताल में मरीजों के इलाज में लापरवाही भी सामने आई। अब करीब 100 स्टाफ नर्स की भर्ती की गई है, जिनकी सेवाएं अस्पताल प्रबंधन सीधे कोविड वार्ड में ही ले रहा है। यहाँ स्टाफ की ड्यूटी लगाने के साथ ही अलग अलग जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं।
स्टाफ नर्सों की नियुक्ति आदेश जारी किया था, उसमें से 114 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। ये भी नए आए हैं, ये ट्रेंड हैं और सभी बीएससी किए हुए हैं। माने पैरेलल चल रहा है, वहाँ भी ड्यूटी इनकी लगाई जा रही है, लेकिन आवश्यकता अनुसार वहाँ दे रहे हैं और ज्यादातर इनको हम लोग कोविड वार्डों में इंगेज कर रहे हैं। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के 200 बिस्तर कोविड केयर सेंटर में अस्पताल कर्मियों की लापरवाही सामने आई है, जहां डेड बॉडी ही बदल गई। कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद परिजनों को दूसरे का शव दे दिया गया। परिजन जब अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे और शव देखा तब उन्हें इसकी जानकारी हुई, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को मामले की सूचना दी। परिजनों के वापस अस्पताल पहुंचने के बाद उन्हें शव बदल कर दिया गया। मामला जांजगीर जिले के डबरा ब्लॉक का बताया जा रहा है। दरअसल डबरा ब्लॉक के सपोस निवासी लक्ष्मी कुमार पटेल को मंगलवार को कोरोना संक्रमित होने के बाद तबीयत बिगड़ने पर कोविड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। बुधवार शाम 4 बजे उनकी मौत हो गई। वहीं शाम 7:30 बजे पार्थिव शरीर को प्लास्टिक बैग में पैक करके दिया गया। स्टाफ ने बिना पुष्टि किए उन्हें शव दे दिया। वहीं सीएमएचओ का कहना है कि परिजनों को प्रबंधन के द्वारा बताने में चूक हो गई थी। परिजनों ने भी डर की वजह से शव खोलकर नहीं देखा था, जिसकी वजह से ये गलती हुई है। जानकारी मिलने पर शव को बदल दिया गया है। डेड बॉडी थी, जो ऊपर से जब इनको नीचे शिफ्ट किया गया तो जो खड़े हुए थे जिनको परिजनों को देना था, थोड़ा सा वहां पे लगता है कुछ एक दूसरे को बताने में कुछ हुई। इसके चेहरा भी नहीं खोल के देखते कि किस आदमी का उठाया, बस रख लिया होगा। हो सकता है उसी में थोड़ा सा गलती हुई है। खोल के देखा होगा कि यार हमको दूसरी बॉडी मिल गई, उसने बताया, उसने देखा, वहीं खड़े थे लोग, आपस में उन्होंने फिर बॉडी को बदल लिया। छत्तीसगढ़ में कोरोना से अब तक 370 शिक्षकों ने अपनी जान गंवाई है। दुर्ग जिले में 40 शिक्षकों की मौत कोरोना की चपेट में आने से हुई, तो वहीं प्रदेश के 54 विभागों में अब तक 689 कर्मचारी की मौत कोरोना से हो चुकी है। छत्तीसगढ़ शिक्षक फेडरेशन ने राज्य सरकार से कोरोना से मृत सभी शिक्षकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग रखी है। 1 वर्ष के लिए अनुकंपा नियुक्ति की शर्तों को शिथिल करने की बात भी कही। वहीं फेडरेशन के सदस्यों के अनुसार छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने हाल ही में जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उनमें कोरोना संक्रमण की वजह से छत्तीसगढ़ के 54 विभागों में अब तक 689 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से अकेले शिक्षा विभाग से ही अब तक 370 शिक्षकों की मौत हुई है। तो वहीं शिक्षकों की मौत का सिलसिला लगातार जारी भी है। फेडरेशन का यह आरोप है कि इतनी मौत के बाद भी शिक्षकों की ड्यूटी कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लगाना अब भी जारी है। पूरे जिला शिक्षा अधिकारियों से जो जानकारी संचालक ने मंगाया, उसके हिसाब से पूरे प्रदेश में 370 शिक्षकों का कोविड की वजह से डेथ हुआ। हम लोगों ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए सरकार को लिखा था, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था, तो उस परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों से मंगाया। ये शिक्षा विभाग का आंकड़ा बता रहा हूं जो आपको मैं, 370। बाकी दूसरे विभाग के जो आंकड़े आए थे वो 689। सोशल मीडिया पर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के गुमशुदा होने का पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है। ऐसे युवा कांग्रेस ने पोस्ट किया है, जो कि चर्चा का विषय बन चुका है। युवा कांग्रेस का यह आरोप है कि सांसद रेणुका सिंह पिछले कई महीनों से जनता के बीच ही नहीं पहुंची हैं, उनका हाल चाल तक नहीं जाना। वहीं युवा कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर कटाक्ष करते हुए लिखा है कि गुमशुदा तलाश रेणुका सिंह। सांसद सरगुजा सांसद के मिलने पर 3 जगहों का पता देकर सूचित करने की अपील भी युवा कांग्रेस द्वारा की गई है। इन 3 पतों में श्री विहार VIP रोड, होटल बेबीलोन के सामने, रमन मेडिकल, रेवा बांधा तालाब के पास कवर्धा, सन सिटी ब्लॉक, डी मार्ट के पास राजनांदगांव का पता भी दिया गया है। हमारे सरगुजा संपर्क की सांसद रेणुका सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं, आज उनका भी पता नहीं है। हम लोग यूथ कांग्रेस के साथी लगातार अपनी क्षेत्र की सांसद को ढूंढ रहे हैं और बहुत जल्द हम ढूंढ के उनको निकालेंगे। फेसबुक पर लगी फोटो को देखकर कई लोग बहकावे में आ जाते हैं। ग्वालियर में एक ऐसी ही खबर देखने को मिली, जहां एक नवविवाहिता महिला ने फेसबुक पर एक शख्स की पुरानी फोटो देखी और पति को छोड़कर भाग गई। लेकिन जब उसने हकीकत में उस शख्स को देखा तो हैरान रह गई। उम्र दराज प्रेमी को देखकर वो वापस जाने की जिद करने लगी। उसके बाद प्रेमी ने उसे जाने नहीं दिया और धमकी भी दी, जिसके बाद परेशान युवती ने घर पर फांसी लगाकर जान दे दी। पूरा मामला तिघरा थाना क्षेत्र के रामपुरा का बताया जा रहा है। आरोपी प्रेमी गजपाल यादव की युवती से कुछ दिन पहले ही फेसबुक पर दोस्ती और फिर फोन पर बात शुरू हुई, जिसके बाद युवती भागकर उसके पास आ गई, लेकिन सारी हकीकत सामने आ गई। अब पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। श्योपुर की रहने वाली अपने एक
पुरुष मित्र के साथ यहाँ पे आई थी और किसी बात पर उसने आत्महत्या कर ली फांसी लगा के। तस्दीक करने पर उसके माता पिता ने बताया कि जिस पुरुष के साथ वो आई थी उसी ने उसे प्रताड़ित किया। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। जिस व्यक्ति के साथ वो आई थी जिसने उसे प्रताड़ित किया उसके खिलाफ 306 का प्रकरण बन लिया। रायपुर की आयुष यूनिवर्सिटी की ओर से 3 मई से शुरू होने वाले ऑफलाइन परीक्षा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यूनिवर्सिटी मास्टर ऑफ डेंटल सर्जन की परीक्षा 3 मई से शुरू होने वाली थी, जिसे लेकर यूनिवर्सिटी की छात्रा डॉक्टर स्नेहा समेत 14 छात्राओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में यह कहा गया था कि कोरोना काल में ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित करना गलत है। यूनिवर्सिटी के इस निर्णय से कई छात्र छात्राओं के संक्रमित होने का खतरा है। जस्टिस पी सेम कोशी की सिंगल बेंच ने पूरे मामले में सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं की अपील को स्वीकार करते हुए यूनिवर्सिटी के आदेश पर रोक लगा दिया है। बिलासपुर में हवाई सुविधा को लेकर एक बार फिर विस्तार मिला है। 1 मई से जिलेवासियों को दिल्ली के लिए डेली फ्लाइट मिलेगी। बता दें कि एयरलाइंस कंपनी ने लोगों की मांग को देखते हुए दिल्ली तक की फ्लाइट को रोजाना चलाने का निर्णय लिया है। हालांकि अभी दिल्ली के लिए सीधी उड़ान नहीं रहेगी, लोगों को वाया जबलपुर या फिर प्रयागराज होते हुए दिल्ली जाना होगा। कंपनी ने दिल्ली के लिए मंजूरी दे दी है और इस सुविधा पर बिलासपुर सांसद अरुण साव ने खुशी भी जाहिर की है। कंपनी ने 1 मई से शुरू होने वाले नियमित उड़ानों के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। वहीं नए शेड्यूल के अनुसार रविवार को 2 फ्लाइट की सुविधा मिलेगी, जिसमें एक अतिरिक्त फ्लाइट दिल्ली से जबलपुर होते हुए बिलासपुर दोपहर 3:25 पर पहुंचकर 3:55 पर बिलासपुर से जबलपुर होते हुए दिल्ली वापस लौटेगी। अब 1 मई से पूरा सप्ताह दिल्ली के लिए हवाई सेवा उपलब्ध होने वाली है। क्षेत्र की जनता को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। कोरबा के पंप हाउस स्थित नगर निगम के कंपोस्ट यार्ड में भीषण आग लगी। लपटें इतनी भयानक थी कि उसे कई किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता था। कचरा घर में लगी आग को देखने के लिए बड़ी संख्या में यहां लोग भी पहुंचे। कोरोना संक्रमण के बीच लोग गाइडलाइन भूलकर घंटों मैदान में डटे रहे। दमकल की गाड़ियों की घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। नगर निगम का इस मामले में कहना है कि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है, जबकि आगजनी की इस घटना में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। ट्रांसपोर्ट नगर स्टेडियम के पास 15 ब्लॉक और पंप हाउस के बीच स्थित डंपिंग यार्ड में लगी इस आग में हजारों टन एकत्रित कचरा जलकर स्वाहा हो गया। इंदौर में नौलखा क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकानों में आग लग गई, जिससे दुकानों को भारी नुकसान हुआ। इसके साथ ही आग लगने के कारण एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक लगी आग ने 3 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं आग के कारण दवाई की दुकान, चश्मे की दुकान और एक अन्य दुकान को नुकसान पहुंचा है। आग से झुलसने की वजह से बंटी नाम के शख्स की मौत भी हो गई। वहीं दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इधर जबलपुर के कुंडम थाना क्षेत्र के घुघरा में एक ट्रैक्टर ट्रॉले पलटने से बच्चे सहित 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग इस घटना में घायल बताए जा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉले में सवार ग्रामीण तिलक समारोह से सुबह 5 से 6 बजे के बीच वापस अपने गांव लौट रहे थे। तभी घुघरा गांव के पास मोड़ पर ट्रैक्टर चालक ने नियंत्रण खो दिया और ट्रैक्टर ट्रॉली बीच रोड पर पलट गई। वहीं गंभीर रूप से घायल 7 लोगों को जबलपुर रेफर किया गया है और बाकियों का इलाज कुंडम स्वास्थ्य केंद्र में ही जारी है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सर्चिंग में निकलने वाले जवानों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने जंगल में आईईडी प्लांट किए थे। नक्सलियों के इस प्लान पर जवानों ने पानी फेर दिया। बता दें कि 10-10 किलो वजन के 2 आईईडी को सीआरपीएफ जवानों ने मौके पर ही ब्लास्ट कर नष्ट कर दिया। सीआरपीएफ की 212वीं बटालियन के जवान कमांडेंट जेपी बलाई के निर्देश पर ये सर्चिंग पर निकले थे और जैसे ही जवान करती गोपाल इलाके में पहुंचे तो जवानों को नक्सलियों की बिछाई वायर नजर आई, जिससे उनके नापाक मंसूबों का खुलासा हुआ। राजधानी रायपुर से लगे धरसीवा के कुर्रा गांव में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग में 3 लोग झुलसे हैं, जिन्हें इलाज के लिए मेकाहारा में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि कुर्रा गांव के वार्ड 14 में रहने वाले संजय देवांगन के घर पर जोरदार धुआं के बाद पूरे घर में आग फैल गई। लोग कुछ समझ पाते तब तक आग इतनी तेज फैली कि आसपास के 5 घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से फैलने लगी। बता दें कि मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने एक गैस सिलेंडर को सुरक्षित बाहर निकाला, नहीं तो कोई बड़ा
बड़ा हादसा भी यहां हो सकता था। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं आगजनी से 5 घरों का सामान जलकर खाक हो गया। कालाबाजारी करने में अब डॉक्टर भी पीछे नहीं रहे। गंभीर कोरोना मरीजों के लिए आई शासकीय रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते एक सरकारी डॉक्टर रंगे हाथ पकड़ा गया है। मामले में धारा 120 के तहत जब्ती के बाद अब एसपी आगे जांच की बात कह रहे हैं। वहीं डॉक्टर पटेल कल शाम माइलिन कंपनी का शासकीय रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने के लिए राजीव मोड़ पर वाहन से पहुंचे थे। तभी पुलिस ने इन्हें घेराबंदी कर अपने शिकंजे में लिया। पूछताछ और तलाशी के बाद इनके पास से 6 नग शासकीय रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए हैं। बता दें कि शासकीय कोविड सेंटर में भर्ती गंभीर मरीजों की जान के सौदागर डॉक्टर पटेल प्रति इंजेक्शन का 20,000 रुपए में सौदा कर रहे थे। इस सनसनीखेज मामले पर एसपी ने यह बताया कि डॉक्टर से ने पूछताछ में कालाबाजारी करना स्वीकार कर लिया है। मेडिकल ऑफिसर हैं, उनके कब्जे से 2 नग रेमडेसिविर बरामद हुआ और उससे जब पूछताछ की गई उनके द्वारा बताया गया कि घर में भी कुछ रेमडेसिविर इंजेक्शन है करके, और उसको भी वजह सबूत में जब्त किया गया है। और फिलहाल थाना कोतवाली में जब्त फौजदारी की धारा 102 के तहत जब्ती की कार्रवाई की है। सरगुजा पुलिस ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी मामले में फरार मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले के 2 अन्य आरोपी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार मुख्य आरोपी से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है और यह आशंका जाहिर की जा रही है कि इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। इसके साथ ही कई मेडिकल शॉप की भी भूमिका संदेह के घेरे में हो सकती है। दरअसल सरगुजा जिले के ड्रग इंस्पेक्टर ने मरीज के परिजन बनकर आरोपी शुभम गुप्ता से बात की थी, जिसमें आरोपी ने रेमडेसिविर इंजेक्शन 15,000 में उपलब्ध करवाने की बात भी कही। ऐसे में प्रशासन को आशंका थी कि ये गिरोह रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में लगा हुआ है और प्रशासन की तरफ से कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद मुख्य आरोपी को बैकुंठपुर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। राजनांदगांव के सोमनी स्थित संस्कारधानी कोविड केयर सेंटर में मरीजों के संक्रमण से मुक्त होने पर संगीत की धुन और पुष्प वर्षा कर घर के लिए विदा किया गया। सोमनी में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए जनप्रतिनिधि शाहिद भाई की पहल पर सोमनी क्षेत्र के उद्योगपतियों, महेश्वरी पंचायत और चैम्बर ऑफ कॉमर्स राजनांदगांव के विशेष सहयोग से शुरू किया गया है। 20 अप्रैल से शुरू हुई इस संस्था से स्वस्थ होकर जाने वाले 7 लोगों को पारंपरिक संगीत और गुलाब की पंखुड़ियों के छिड़काव के साथ विदाई दी गई। सेंटर के संचालक शाहिद भाई ने बताया कि कोरोना के दूसरे दौर में प्रदेश सहित जिले के संक्रमित और अस्पतालों में जगह नहीं मिलने के कारण हो रही परेशानियों को देखते हुए उन्हें राहत दिलाने के उद्देश्य से संस्कारधानी कोविड सेंटर की शुरुआत की गई, जिसमें ऑक्सीजन बेड और सामान्य बेड की व्यवस्था है। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाकर लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है, तो वहीं हटा के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में भीषण जल संकट के चलते लोग पानी के लिए घरों से निकलने को मजबूर हैं। कोरोना के खतरे से अनजान घोघरा गांव के ग्रामीण अपने गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर जंगल से पानी ला रहे हैं। गांव के लोग पथरीली घाटी से नीचे उतरकर प्राकृतिक स्रोतों से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। यही नहीं, घाटी का इलाका पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन के जंगलों में शामिल है। यहाँ पानी की तलाश में कई हिंसक जानवर भी घूमते रहते हैं। ऐसे में जान का खतरा भी ग्रामीणों के लिए बना रहता है। दरअसल घोघरा गांव के कई हैंडपंप बंद पड़े हुए हैं। पंचायत कर्मियों और जिम्मेदारों के अनदेखी के चलते गांव के कई परिवार पानी के लिए जंगल में भटकने को मजबूर हैं। ग्राम पंचायत घोघरा के हम निवासी हैं, जो यहाँ पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे 1-1.5 किलोमीटर चल के आते हैं जो आदमी, बहुत ज्यादा रास्ता खराब है। रास्ते में आदमी गिरते हैं, उठते हैं, पर यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। कई बार हम लोगों ने शिकायत की है, पर उस पर भी कोई ध्यान नहीं है सरकार का। पानी की कमी है यहाँ पे। नेचे आते हैं सर, नेचे 2 किलोमीटर, जानवर भी रहते हैं यहाँ पे, बहुत परेशानी है। 1.5 किलोमीटर दूर घाटी नीचे से पानी लेके घर जाती है। एक टाइम लगता है पानी ले जाए, और पानी की मांग करी थी, कोई सुनाई नहीं, और पानी की समस्या ज्यादा गड़बड़ है। हम बोल चालू है, सब मोटर नहीं डर रही, मोटर बढ़ गई। मध्य प्रदेश में इस समय कई जिलों में गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं, तो कई जिलों में बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान रीवा संभाग के कई जिलों में बारिश हुई है, तो वहीं शहडोल, सागर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुमान
के मुताबिक अगले 24 घंटों में रीवा, शहडोल और इंदौर में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही दतिया, भिंड और मुरैना में लू चलने की संभावना जताई गई है, जिसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया। वहीं बाकी के जिलों में अधिकतम तापमानों में बढ़ोतरी भी हो सकती है। वहीं सबसे ज्यादा तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दतिया में दर्ज किया गया, तो वहीं राजधानी भोपाल में भी 42 डिग्री तापमान रहा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।